टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब आज है 8 फरवरी। आज की क्लास में हम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग पे क्वेश्चन है जो फोकस करने वाले हैं कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में से आपको क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाला जो सेक्शन है इसमें पब्लिक हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें आपके किस लेवल पर कौन सी जो हेल्थ स्कीम्स काम करेंगी या फिर कौन सी योजनाएं हैं कहाँ पे काम करेंगी, इस तरीके से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि हमारी मार्च फर्स्ट वीक में ऑफिशियल बुक है जो आ जाएगी। कोशिश तो यही है कि आपको मार्च फर्स्ट वीक से बुक अवेलेबल करवा दी जाए जिसमें आपको हर एक चीज़ रहेगी आपके स्टेट बेस्ड एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर मैंने आप सभी से एक छोटी सी लाइव स्ट्रीमिंग करके रिक्वेस्ट भी की थी कि जो भी लोग किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पहले सिलेक्ट हुए हैं इस चैनल के थ्रू पढ़ाई करके, वो अपना नाम विथ रैंक और कौन से एग्ज़ाम में और अपनी जो भी आपकी इमेज है उस इमेज के साथ अपना नाम रैंक है जो मुझे भेजें ताकि मैं उस बुक का जो बैक पेपर है उसमें आपको ऐड कर सकूं। फ्रंट साइड जो कवर पेज होता है, दूसरा लास्ट का बैक कवर होता है, वहाँ पे मैं सबसे ऊपर जो सिलेक्टेड 5 या 6 लोग होंगे उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा। और यदि ज़्यादा इमेज आती हैं तो मैं उनको डिलीट नहीं करूँगी, उनको अंदर है जो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके आप सभी को विथ रैंक और नाम के है जो ऐड कर दूँगी। और यदि आप चाहें कुछ कि इस चैनल से आपने कुछ अच्छा और अचीव किया है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपने पॉइंट भी, वो भी आपके उस बुक में ऐड कर दिए जाएंगे। बुक के लिए ऑलरेडी जो कॉपीराइट होता है, ISBN होता है, वो सब कुछ मिल चुका है, बस ओनली आपको प्लेटफॉर्म तक लाने की देर है। तो मे बी वो 1 वीक में आपके पास 1 वीक मैंने जो लास्ट आपको इसलिए कहा है कि मार्च का फर्स्ट वीक, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत कुछ और काम रह जाता है या कुछ और ऐड करना रहता है तो वो भी मैं आपको ऐड कर दूँगी। बुक में आपको 50 से ज़्यादा NHM के प्रोग्राम मिलेंगे जो NHM हेल्थ से रिलेट करते हुए 50 प्लस पेपर होंगे, कुछ सीरीज़ होंगी, ऑल ओवर थिंग्स रहेगी जो आपको एक एग्ज़ाम के लिए चाहिए है। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें। और जिनको PDF मटेरियल परचेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं, जिसमें आपको 40 पेपर प्लस सीरीज़ अवेलेबल हैं, चार्जेस है 350 रुपीज़, जो कि आप सेम व्हाट्सएप नंबर जो रहेगा वहाँ कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। ANM वालों के लिए भी PDF है तो ANM वाले भी परचेस कर सकते हैं, उनके लिए ओनली 150 रुपीज़ चार्ज है। 23 पेपर्स आपके रहेंगे जो कि सॉल्व होंगे। चलिए आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जो एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यदि वहाँ की जनता 10 लाख है तो एटलीस्ट 300 बेड तो होने ही चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर की। तो यहाँ पर जो आपको येलो कलर से एक इंडेक्स दिख रहा है, क्या है, PHC के लिए है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी टाइप A PSC, टाइप B PSC होती हैं तो किस तरीके से यहाँ पर इनको इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी के, कि कितनी डिलीवरी होती हैं, केस लोड क्या है, मतलब कितनी डिलीवरी कंडक्ट हो रही है एक PSC में, तो वो आपको बताएगा कि ये टाइप A PSC है या फिर टाइप B PSC। तो टाइप A PHC में क्या होगा, विथ डिलीवरी लोड ऑफ लेस देन 20 डिलीवरीज इन अ मंथ। एक PSC में यदि डिलीवरी 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो एक महीने में जो डिलीवरी होती हैं वो कितनी होंगी, 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो टाइप A में आ गया। यदि 20 से ज़्यादा होती हैं तो वो टाइप B PSC में आएगा। यहाँ पर जो PHC हैं फिर इसको अलग तरीके से यदि डिवाइड करने की बात करें केस लोड के साथ साथ डिस्टेंस की, कि कौन सी PSC कितने डिस्टेंस पे है। तो यदि एसेंशियल स्टैंडर्ड PSC है तो विदाउट 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होंगी, फिर 24/7 नर्सिंग फैसिलिटीज़ होंगी, 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल होंगी, मतलब डिलीवरी के साथ साथ क्या डिस्टेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, हमें देखिए चार्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का स्टाफ कौन होगा। तो सब सेंटर यदि पॉपुलेशन कवरेज के हिसाब से बात की जा रही है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन दी हुई है वो आपकी जितने भी
हिली ट्राइबल एरिया यहाँ पर सबको मिला के दी गई हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन को काउंट करके यहाँ पे बताया गया है। एक्चुअल में सब सेंटर की जो पॉपुलेशन यदि हम काउंट करते हैं तो प्लेन एरिया की 5000, हिली ट्राइबल की 3000, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सब सेंटर में यदि 5000 पॉपुलेशन है तो यहाँ पर बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंगल या फिर 1 या 2 बेड होते हैं वही काफ़ी है। ना तो यहाँ से रेफरल यूनिट इसको माना जाता है, रेफरेंस यहाँ से सीधा पीएससी किया जाता है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सीधा पीएससी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ का इम्पोर्टेंट स्टाफ कौन होता है, एएनएम वर्कर। इसीलिए नाउअडेज जितने भी सब सेंटर हैं वहाँ पर एक एक CHO को अपॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन में बेड कैपेसिटी एटलीस्ट 6 बेड होना चाहिए और एक पीएससी 6 सब सेंटर को कवर करेगा। ध्यान रखिए, एक पीएचसी 6 सब सेंटर को कवर करेगा और पीएचसी की जो रेफरल यूनिट मानी जाती है वो होता है सीएचसी। यहाँ पर पीएचसी में एक डॉक्टर होना चाहिए, 3 इन द केस ऑफ 24/7 पीएचसी 3 स्टाफ नर्स। यहाँ का आपको जो पूरा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो स्टाफ है वो आपको पता होना चाहिए, स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना स्टाफ होगा। फिर सीएचसी तो 1,20,000 पॉपुलेशन के दी है तो यहाँ पर एटलीस्ट 30 बेड होना चाहिए। एक सीएचसी 3 पीएचसी को कवर करेगा और इसका फिर रेफरल होता है तालुक हॉस्पिटल, तालुक का होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो जनरली यहाँ पर जो मिनिमम बेड का है तो एटलीस्ट 300 होना चाहिए। फिर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के यदि 10 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये फिर डिपेंड करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरे सब सेंटर पीएससी, सीएससी, तालुक हॉस्पिटल, ब्लॉक लेवल के जो भी हॉस्पिटल हैं वो सभी मरीज यहाँ पर आते हैं। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली IPHS सर्वे को लेके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, व्हेन वाज मनरेगा लॉन्च्ड। आपने मनरेगा के नाम से आपको योजना बहुत अच्छे से याद होगी, तो ये कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन में है यहाँ पर 2004, 2005, 2006 या फिर 2002 में। तो ये योजना लॉन्च कब की गई थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 2006 में। जनरली ये 2005 में आई थी, लेकिन इसका फंक्शनिंग में स्टार्ट हो पाई थी 2006 में। यदि एक्ट पूछते हैं तो 2005 में। इसके लिए पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसमें इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर, जिसमें राइट टू वर्क, सभी को काम करने का अधिकार है, जिसमें आई थिंक आपको साल के 100 दिन तक कुछ काम करना होगा। आप लोग एक बार इसको पढ़ लें। मैंने इसमें ओनली मनरेगा लॉन्च कब हुई है, किसके लिए, तो जो गरीब लोग, मजदूर लोग हैं उनके लिए लॉन्च की गई थी योजना। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? दिसंबर 2013 में, मार्च 2014, सितंबर 2014 या फिर जून 2015 में। तो मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में। कब? सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया में जो सेल्फ रिलायंट कंट्री, हमें अपने देश को, अपने देश की बनी हुई चीज़ों प्रोवाइड करवाने को लेके था। तो यहाँ पर 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ये, जिसमें मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लाया गया था। नेक्स्ट वन, द टॉप प्रायोरिटी ऑफ जननी सुरक्षा योजना इज। जननी सुरक्षा योजना, JSY स्कीम एक है, JSS की स्कीम, जननी शिशु सुरक्षा योजना, यह है जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पर इसका मेन प्रायोरिटी क्या है, टॉप प्रायोरिटी क्या है? डिक्रीज द फर्टिलिटी रेट, रिड्यूस द बर्थ रेट, रिडक्शन ऑफ MMR या फिर नन ऑफ दीज। जननी सुरक्षा योजना की जो टॉप प्रायोरिटी है वो है रिडक्शन ऑफ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है? कम करना है। वह हमें कैसे कम करना है? जननी सुरक्षा योजना के लिए हम क्या कह सकते हैं? सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के नाम से भी जानेंगे, जो कि NHM के थ्रू लाई गई स्कीम थी। 12 अप्रैल 2005 को इसके लिए लॉन्च किया गया था।
और हम MMR को कम कैसे करेंगे, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देके। इसके तहत, इस योजना के तहत जो भी लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगा उसको कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा, कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। रूरल एरिया में अमाउंट अलग है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे 1400 रुपये दिए जाएंगे और जो अर्बन एरिया की वूमेन है उनको 1000 रुपये। रूरल एरिया में आशा वर्कर का अमाउंट यदि आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि वही आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे यहाँ पे, तो आपको आशा वर्कर का पूछते हैं। जो रूरल एरिया है तो वहाँ पर 600 रुपये फर्स्ट 2 डिलीवरी में, यदि तीसरा बच्चा होता है तो 400 और चौथी डिलीवरी होती है तो 200 रुपये। 5वीं डिलीवरी के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्बन एरिया में आशा वर्कर को ओनली 200 रुपीज़ है जो दिए जाएंगे। और ये यहाँ पर जो आपका अमाउंट है आपको सीधा चेक के थ्रू आपके बैंक में जाएगा, चेक दिया जाएगा, आप उसको बैंक में जाके है जो पैसे निकाल सकते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना का मेन एम था MMR को कम करना। और कम कैसे करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के साथ साथ माँ के लिए और जो आशा वर्कर आपको लेके जाएगी उसको अमाउंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट भी आता है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर NRHM वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 2005 में, 2008, 2004 या फिर 2007? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया था 2005 में। इसमें 2005 में एग्जाम में NRHM का क्वेश्चन आता है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, NFHS स्टैंड्स फॉर। तो NFHS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फुल हेल्थ स्टेटस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ स्टेटस या फिर नन ऑफ दीज। तो NFHS का फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हर 3 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है, बट कुछ रीजन से कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा। और यदि अभी तक का पूछें 2021 तक 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, जिसमें यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है इसमें, तो यदि फर्स्ट की बात करते हैं हम, तो पहला NFHS कंडक्ट करवाया गया था 1992 से 1993 के बीच में। दो फेज में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 92 से 93 है, 1992 टू 1993। फिर सेकंड हुआ था 1998 से लेकर 1999 तक, 1998 से 1999 तक। थर्ड हुआ था 2005 से 2006 के बीच में। फिर फोर्थ हुआ था 2015 से 2016 के बीच में। और फिफ्थ हुआ था आपका 2019 से 2021 के बीच में आपका लास्ट NFHS कंडक्ट करवाया गया था। यदि आपसे पूछते हैं एट प्रेजेंट कौन सा NFHS कंडक्ट हुआ है, तो 2021 तक हुआ है आपका 5वें नंबर का, 5th नंबर का NFHS कंडक्ट करवाया गया है। यहाँ पर किया क्या जाता है NFHS में? लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे करवाया जाता है, जिसमें घर घर जाके है जो सर्वे किया जाता है। और यहाँ पर 3 राउंड्स ऑफ द सर्वे हैव बीन कंडक्टेड सिंस द फर्स्ट सर्वे। तो ये पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है कि पहला सर्वे 1992 से 93 में हुआ था और अभी तक 5 बार सर्वे है जो हो चुका है। और यहाँ पर ये पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको क्या किया जाता है? कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस है, ये भी आप जो इंडियन गवर्नमेंट की है जो हेल्प करेगा। तो यदि आपको टोटल अभी तक का पूछें तो 5 बार हो चुका है, लास्ट टाइम हुआ है 2019 से 2021 के बीच में। नेक्स्ट वन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। नेशनल पॉपुलेशन अलग है, नेशनल पॉल्यूशन अलग है। तो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? 2001 में, 2005 में, 2012 में कि 2000 में, 2000 में? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में लॉन्च की गई थी 2000 में, 2000 में। NPP सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। सेकंड पॉपुलेशन पॉलिसी थी इंडिया की, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बढ़ावा देना, हेल्थ अवेयरनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है, डिलीवरीज और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए क्या करना है हमें?
और ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत। यदि यहाँ पर इसका ड्राफ्ट फॉर्म पूछें तो ये आया था 1976 में। बट यदि आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछें, ध्यान से सुनिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछें तो 1983 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पूछें तो आई थी आपकी कब? 2000 में। आपको याद रखना है। और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का यदि माइलस्टोन स्टार्ट कहाँ से हुआ था तो बोर कमेटी से। बोर कमेटी कब आई थी? 1946 में। फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसी से रिलेट करते हुए वो मैं यहाँ पे आपको ऐड कर देती हूँ जिससे समझ में। पॉलिसी को लेके आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 पॉइंट्स याद रखना है कि 2045 तक यदि इसका जो लॉन्ग टर्म गोल पूछते हैं आपसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, 2000 में आई है, 2000 में आई है, तो इसका गोल था कि 2045 तक हमें 2045 तक क्या करना है? एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन को अचीव करना है। पॉपुलेशन पॉलिसी लाई क्यों गई थी? कि जो इंडिया की इतनी ज़्यादा जनता बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। और पूरे विश्व में इंडिया एक ऐसा पहला राज्य था पहला देश था जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। एग्जाम में आता है तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1952 में। यदि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डायरेक्ट पूछें कि कब आई थी तो 2000 ही आपको कहना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट्स इसका हुआ था 1976 से। फिर यदि आपको पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी थी, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अप्रैल 1976 में आई थी। इसमें बस एक ही चीज़ रखी गई थी कि मिनिमम एज है जो 15 से 18 साल तक लड़कियों की होना चाहिए और बॉयज़ की 18 से 21 साल तक। बट अभी इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट है 2000 की, जिसमें अलग से कुछ चेंजेस है जो ऐड किए गए थे। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? अभी हमने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ी, अब है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 2002 में, 2001 में, 2007 में कि 2013 में? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी इंडिया में 2002 में। कब? 2002 में। इसका एम था कि सुपीरियर हेल्थ सर्विस हर एक एज ग्रुप में, हर एक जेंडर में हमें क्या करना है? पूरे तरीके से जो भी एज ग्रुप है बिना किसी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी भी तरीके का रोक टोक के, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको इसका फ़ायदा मिलना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का फ़ायदा आपको मिलना। नेक्स्ट है यहाँ पर NRHM कवर्स। तो NRHM में क्या क्या कवर है जो किया जाएगा? इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द रूरल पॉपुलेशन, ब्रिज गैप्स इन हेल्थ केयर, फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन द हेल्थ सेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में सभी चीज़ें की जाएंगी। क्या किया जाएगा? ये सभी चीज़ें हैं जो की जाएंगी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को, जो भी रूरल एरिया के लोग हैं उनको अवेलेबल होना। तो हेल्थ केयर के बीच में गैप एक तरीके का, उसमें NRHM एक ब्रिज का काम करेगा कि जहाँ पर भी सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर पहुँचाना रूरल एरिया में। और जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हेल्थ सेक्टर में उनको कंप्लीट करवाना। तो क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, NRHM सीक्स टू स्ट्रेंथन। तो NRHM किसके लिए एक हम ये कह सकते हैं कि ताकत के रूप में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करेगा। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, या फिर नन ऑफ दीज में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए, ना कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए। तो क्या है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से यहाँ पर है जो उसके लिए मजबूत बनाने का काम करेगा। क्या? NRHM। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो RCH है, RCH की 2 फेज थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। RCH और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कब लॉन्च हुआ था? 1992 टू 1993 में, 1997 से 1998 में, 2005 से 2006 में, 2012 टू 2013 में। तो जो RCH प्रोग्राम है लॉन्च हुआ था 1997 से 1998 के बीच में। अब इसकी हम दोनों फेज देखते हैं, RCH फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जाम में
एंड चाइल्ड हेल्थ बस पूछें तो 1997 से 1998 के बीच में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स क्या थे वही एग्ज़ाम में आते हैं। तो आरसीएच की फेज़ फर्स्ट रही है, फेज़ 2 रही है। तो आरसीएच फर्स्ट फेज़ के कंपोनेंट अलग हैं, सेकंड के अलग हैं। तो यहाँ पर आरसीएच फर्स्ट में जो की कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। फर्स्ट के चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM प्रोग्राम था। एडोलेसेंट हेल्थ को कवर किया गया। प्रिवेंशन ऑफ आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ प्लानिंग। तो यहाँ पर दो तरीके के थे, एक थे क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इन दोनों को मिला के है जो आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है। यहाँ पर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका फ़ायदा किस किस को मिलेगा। फिर इसकी दूसरी फेज़ आई तो वो आई थी 1 अप्रैल 2005 को। दूसरी फेज़ जो 1 अप्रैल 2005 को आई थी, इसका मेन एम रखा गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और चाइल्ड मॉर्बिडिटी को हमें कम करना है, वो भी रूरल हेल्थ केयर सिस्टम में। तो यहाँ पर जो मेजर स्ट्रेटजीज थी इसकी, एक थी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम। तीनों चीज़ें याद रखें। फेज सेकेंड आरसीएच की 1 अप्रैल 2005 को लाई गई थी। फोकस किया गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है इसको हमें कम करना है। कैसे करना है? पहले तो इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर के थ्रू हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है और जो डिलीवरी हो रही हैं वो स्किल बर्थ अटेंडेंट के द्वारा करवाई जाए। फिर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में यदि कुछ इमरजेंसी केस आते हैं तो उनको रेफरल है जो किया जाएगा। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? CSC, वहाँ पर रेफर है जो किया जाएगा। फिर जो रेफरल सिस्टम है वहाँ पर भी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, वो थर्ड पॉइंट था यहाँ पर। फिर माइलस्टोन आपको याद कर लेना है कि क्या क्या माइलस्टोन रहे हैं इस आरसीएच फेज के पहुँचने तक। पहले आया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया 1971 में। फिर अमेंडमेंट एक्ट आया रिसेंट में, तो MTP एक्ट के तहत यही पूछते हैं कब तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, तो 20 वीक की। फिर आया EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में। फिर इसके बाद इसी में कुछ और सुधार किए गए EPI में। फिर लाया गया 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इसी के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। याद रखना है आपको, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। फिर आफ्टर दैट आया CSSM, जो भी हमने आरसीएच की फेज़ में पढ़ा, इसी को आगे बढ़ा के है जो आरसीएच फेज़ फर्स्ट लाई गई थी। फिर फेज़ 2 आई, फिर NRHM आया। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्वाले मीन्स QALY का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन MPCHO के एग्जाम में आ चुका है। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वांटिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वालिटी एक्रेडिटेटेड लॉन्ग यूथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? क्वाले का मतलब होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या है? क्वालिटी एडजस्टेड। जो डेले है आपको आया था डेलेस MP व्यापक में, अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है इसी साल, अभी एट प्रेजेंट कुछ दिन पहले ही आंसर कीज भी आ गई उनकी। और एक आता है डेलिस। तो क्वाले पूछे तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डेलिस का मतलब है कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो जो क्वेलेज स्टैंडर्ड इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको लेके यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार पूरा खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि मेनली इनके फुल फॉर्म बस आपको एग्जाम में आते हैं, यदि वो पता है तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर मीन्स। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर का मतलब क्या है? बर्थ रेट है, IMR है, डेथ रेट है, कि नन ऑफ दीज है? तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा डेथ रेट। क्या है? डेथ रेट। नंबर ऑफ डेथ किसी स्पेसिफिक कारण से, कुछ जनरल रीजन से यदि डेथ हो जाती है सिलेक्टेड पॉपुलेशन जो यहाँ पे बताई गई है उसमें, तो क्या कहलाएगा? डेथ रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग मतलब मरने के चांसेस हैं
जन्म से लेके 5 साल तक की एज ग्रुप में, अंडर 5 ईयर एज में पर 1000 लाइव बर्थ में, तो ये क्या है? बर्थ रेट है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है कि नन ऑफ दीज? ये चीज़ क्या है? तो यहाँ पर साफ साफ कहा है बर्थ से लेके 5 साल तक में, मतलब अंडर 5 हो गया है, 5 साल के पहले ही 0 से 5 ईयर के बीच में यदि जो बच्चे की डेथ होती है तो वो किस में आएगा? यदि 1 ईयर तक होती है तो वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में आए, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कहा है 5 ईयर्स तक में, तो वो कहलाएगा अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। क्या है? अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ। अभी हमने बताया कि 5 साल तक में, फिर है यहाँ पर डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पहले था कि 5 साल तक के एज ग्रुप में, फिर 1 साल तक की एज ग्रुप में, तो वो क्या कहलाएगा? पर 1000 लाइव बर्थ में बर्थ रेट, IMR, डेथ रेट की नन ऑफ दीज। तो ये कहलाएगा आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हर एक स्टेट की अलग अलग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है SRS डेटा के अकॉर्डिंग, तो आपको एक बार है जो पढ़ लेना है। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेटा के इस बार का डेटा थोड़ा सा चेंजेस है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द पॉपुलेशन जनरली डिफाइंड एज 15 to 44 ईयर्स ऑफ एज मीन्स, यदि मदर की डेथ होती है 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में, तो क्या कहलाएगा? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की नन ऑफ दीज। ये कहलाएगा MMR। एग्जाम में MMR का डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द सम ऑफ न्यूनेटल डेथ्स एंड फीटल डेथ्स। फीटल डेथ का मतलब स्टिल बर्थ, मतलब यूट्रस में ही बेबी की डेथ हो जाए, पर 1000 बर्थ। सम ऑफ न्यूनेटल डेथ, जो न्यूनेट बेबी हैं उनकी डेथ और फीटल डेथ को मिला के यदि 1000 पॉपुलेशन में जो डेथ होती, जन्म होने के बाद इतनी भी काउंटिंग निकल के आती है, वो क्या है? MMR है, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, IMR है कि नन ऑफ दीज है? तो ये क्या है? ये कहलाएगा पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। क्या है? पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट का मतलब, मॉर्टेलिटी का मतलब तो होता है डेथ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फीटल डेथ, फीटल डेथ का मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ, और स्टिल बर्थ मतलब बेबी यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही उसकी डेथ हो गई हो, एटलीस्ट 20 वीक्स का जेस्टेशनल पीरियड रहा हो और कोई भी साइन ना हो कि ये जन्म के बाद है जो बचेगा या नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं स्टिल बर्थ, तो क्या होगा? फीटल डेथ। न्यूनेटल डेथ, जन्म लेने से लेके 28 दिन तक यदि बेबी की डेथ हो जाती है विदिन 28 डेज के, तो वो कहलाएगा न्यूनेटल डेथ। फिर आता है पेरीनेटल डेथ। पेरीनेटल डेथ का मतलब है सम ऑफ फीटल एंड न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। बेस्ट इंडिकेटर है पेरीनेटल केयर के लिए यदि हम कहें तो वो क्या है? फीटल डेथ, न्यूनेटल डेथ और पेरीनेटल डेथ। तो यहाँ पर सम ऑफ फीटल डेथ मतलब जो 20 वीक तक का जेस्टेशनल पीरियड रहा है उसमें या तो डेथ हुई हो, और न्यूनेटल डेथ है, दोनों को जोड़ के जो इंडिकेटर निकल के आएगा वो कहलाता है पेरीनेटल डेथ। फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, तो वही नंबर ऑफ डेथ पर 1000 दैट अकर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। दी 1000 पॉपुलेशन, 1000 बच्चे उन्हें जन्म लिया है, उनमें से 1 साल के बीच में जो डेथ होती है 1 ईयर से कम एज के बच्चों की, तो वो है IMR। अंडर 5 होता है तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। मैटरनल है। फिर नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट 5 ईयर एज ग्रुप बिटवीन 10 and 49 फॉर फीमेल रेसिडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो ये क्या कहलाएगा? देखिए कहा है सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट है जिसमें 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप है जो इंक्लूड किया गया है, वो भी फीमेल का। तो ये क्या है? क्रूड डेथ रेट है, बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है कि नन ऑफ दीज है? तो क्या है? ये कहलाएगा आपका TFR और टोटल फर्टिलिटी रेट। एट प्रेजेंट इंडिया का TFR यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं तो वो है 2। कितना? 2। जो नेशनल लेवल पर जो SRS के थ्रू और जो NFHS सर्वे, नेशनल फैमिली प्लानिंग का जो सर्वे है 4 और 5, उसके अकॉर्डिंग जो अभी एट प्रेजेंट में डिक्लाइन हुआ है, पहले 2.2 था बट अभी 2 है। आपको याद रखना है TFR कितना है? 2 है जो बचा हुआ है।
नेक्स्ट यहाँ पर है टोटल फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये रहा एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू ईच फीमेल ऑफ बर्थिंग एज। 15 से 45 साल तक की एज रही है फीमेल की, इस एज ग्रुप में जो बच्चे जन्म लेते हैं, टोटल फर्टिलिटी के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, अब कितने बच्चे हुए हैं और कितनी वुमेन की एज 15 से 45 साल तक रही है, तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके क्या निकाला जाएगा, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट वन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टारगेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है तो इसके अकॉर्डिंग एक पढ़ा है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एग्जाम में आपको रखे हुए मिलते हैं 2-2 क्वेश्चन तक SDG से। वैसे ही यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग MMR हमें इंडिया की कितनी अचीव करनी है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल हैं, SDG में वह जो अलग हैं। तो यहाँ पर यदि आपको SDG पूछा तो इसमें 17 गोल हैं, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ओनली 8 गोल्स हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें MMR कितनी अचीव करनी है, 103 अकॉर्डिंग टू 2019 के डेटा के। 2019 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितना टारगेट है MMR का इंडिया का, 103। और जो इसके 8 गोल हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, वो कौन कौन से हैं, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। पूरे जो 5 गोल हैं उनके बीच में हमें 7 गोल हैं उनके बीच में पार्टनरशिप करके सभी को अचीव करने में हेल्प करना है। नेक्स्ट वन, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीज्ड और अनहेल्दी विद इन अ पॉपुलेशन मीन्स, ऐसी स्टेट जिसमें आप बीमार हो या फिर कोई अनहेल्दी सिचुएशन हो तो वो क्या कहलाएगा, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, फर्टिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो मॉर्टेलिटी का मतलब तो होता है सीधा डेथ, मरना। मॉर्बिड का मतलब होता है डिसीज कंडीशन, तो वो क्या हो गई, मॉर्बिडिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा एज ग्रुप जो कंसीव करने की क्षमता रखता हो, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, वो कहलाएगा फर्टिलिटी। तो यहाँ पर कहा है डिसीज और अनहेल्दी कंडीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कंसीडर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस ईयर को कंसीडर किया गया था। ऑप्शन में है यहाँ पर 1981, 1921, 1891 या फिर 1961, 1981, 1921, 1891, 1961। तो कौन से साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के तौर पर है जो कंसीडर किया गया था। तो ग्रेट डिवाइड ईयर के तौर पर माना गया था 1921 को, 21 को, क्योंकि इस टाइम पर जो पॉपुलेशन थी एक कॉन्सिस्टेंट वे में रह गई थी, ना तो बढ़ रही थी ना बढ़ नहीं रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन यदि एक कांस्टेंट वे में रह जाती है तो उसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और ये साल कौन सा था, 1921। जो इंडियन डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है जिसमें, तो ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनता की ग्रोथ है वो क्या हो रही है, वो सेम एज रह गई है, तो उसको क्या कहा गया था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को। यदि आपको कहा जाता है कि ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड, ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड कौन से साल को कहा जाएगा, तो वो है 1951, 1951, लेकिन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था, 1921। नेक्स्ट वन, चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स, दे आर। बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है किन 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स पर है जो चेक किया जाता है, स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड अंडरवेट, बॉडी मास इंडेक्स, मॉर्बिडिटी रेट एंड डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ नन ऑफ दीज। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर का मतलब होता है कि बच्चों की हाइट, हेल्थ है जो किस बेस पर चेक की जाएगी, तो ये चेक किया जाएगा किस पर, स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट। क्या है, स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होगा कि जो बॉडी की ग्रोथ है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, एक ही जगह फिक्स होके रह जाए, ना तो वजन बढ़े ना हाइट बढ़े। फिर आता है वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब होता है
कि जो चीज़ आपकी बॉडी में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने हो आप उतने पर ही स्टॉप हो जाओ। और अंडर वेट, जो आपका एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वज़न ना बढ़ना। तो हाइट, वेट और आपका एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट दोनों ना बढ़ना। तीनों चीज़ें किसके कंपोनेंट से हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आएंगे आपके बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए। फिर इसमें आपका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस चेक किया जाएगा। साकिर टेप यूज़ किया जाता है इसके लिए। फिर बच्चे की हाइट क्या है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को चेक करके बच्चों में हम कुपोषण से बचा सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट। तो जो एलिजिबल कपल रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन किया जाता है? सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, पीएचसी में कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? तो एलिजिबल कपल कौन कहलाते हैं? जो फर्टाइल एज ग्रुप के कपल हों, फीमेल और मेल दोनों। अब यहाँ पर ये रजिस्टर कहाँ मेंटेन किया जाएगा? सब सेंटर में। सब सेंटर की बात आती है तो पॉपुलेशन सबको पता है। यहाँ की किट हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो सब सेंटर में किट ए, बी, सी तीनों दी जाती हैं। यदि किट डी पूछते हैं तो वो पीएससी में दी जाती है। फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट की किट अलग है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है? वो है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में EFGHI JK LMNOP किट दी जाती हैं। तो क्यों दी जाती हैं? यहाँ पे आपको किट F पूछें तो मिनी लेप्रोटॉमी सेट है, किट E पूछें तो लेप्रोटॉमी सेट है, IUD इंसर्ट करने के लिए किट G रहेगी, वेसेक्टॉमी के लिए किट H है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी किट यूज़ करेंगे हम CHC में? तो वो होगा किट I। नेक्स्ट वन, 3-tier system of healthcare delivery in rural area in India is based on recommendation of 3-tier system। इंडिया में लाया गया था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो कि रूरल एरिया में। तो इसको किसने रिकमेंड किया था? भोर कमेटी ने, चड्ढा कमेटी ने, श्रीवास्तव कमेटी ने कि बुदलियार कमेटी ने? तो ये चीज़ें करवाई थी किसने? श्रीवास्तव कमेटी में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पूछें तो वो आया था भोर कमेटी में। श्रीवास्तव कमेटी ने 3-tier हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो इन्होंने इसको लाए थे। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एन एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीज। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर में सब कुछ किया जाएगा, जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा? तो वो होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का ये काम नहीं है कि हर एक यूथ को, हर एक नौजवान को नौकरी देना। ये काम आपके खुद के हाथ में, पढ़ोगे लिखोगे तो आपको मिल ही जाएगी जॉब, लेकिन ये काम प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं है, पीएससी का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए कि क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज सिस्टम इन 3-tier सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मैच द इंस्टीट्यूशन विथ लेवल। तो यहाँ पर आपको मैच करना है कि विलेज लेवल के लिए क्या है, पंचायत विलेज लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कि ब्लॉक लेवल के लिए, कि पंचायत समिति किसके लिए, जिला परिषद किसके लिए, मैच करना है, नीचे जोड़ी बना के लिखना है। तो पंचायत का जो 3-tier सिस्टम होता है वो किसके लिए है? तो पंचायत का 3-tier सिस्टम, पंचायती राज है जो 3-tier सिस्टम, ट्रायंगल शेप में आपने पढ़ा है मेनली। तो पंचायत कहाँ के लिए होती है? विलेज लेवल के लिए। पंचायत समिति कहाँ के लिए होती है? ब्लॉक लेवल के लिए। जिला परिषद कहाँ के लिए होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो ये तीनों आप मिला सकते हैं, ए का फर्स्ट ही रहेगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है डिलीवरी में इस तरीके से चलता है। पहले आएगा नेशनल लेवल से, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी चीज़ें अथोराइज्ड होंगी, फिर वो स्टेट में आएंगी, फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो डिवाइड की जाएंगी। तो डिस्ट्रिक्ट से जाती हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट और तालुका हॉस्पिटल जाएंगे। फिर यहाँ पर CSC, PSC, सब सेंटर, विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेंड आई है सभी रहेंगे। फिर यहाँ पर ये जो साइड में आप देख सकते हैं सभी का पॉपुलेशन नॉर्म्स है कि एक PSC कितनी पॉपुलेशन में होगा, एक CHC कितने में होगा और एक विलेज हेल्थ गाइड कितने में होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज।
तो प्रिंसिपल यूनिट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? सेंटर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है कि विलेज है? क्या रहेगा? तो यहाँ पर प्रिंसिपल यूनिट होगा डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ए स्टेट, इंडिया में स्टेट के लिए क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। हेड कौन कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको मैच करना है कमिटीज़ और कौन सी कमेटी में कौन से वर्क किए गए हैं। श्रीवास्तव कमेटी लिखी है, चड्ढा कमेटी है, करतार सिंह कमेटी है, जंगलवाला कमेटी है। तो कौन सी कमेटी ने कौन से काम किए हैं वो नीचे आपको मैच करके बताना है। तो फर्स्ट आता है श्रीवास्तव कमेटी। तो इन्होंने हेल्थ गाइड को लेके है जो अपने जो भी इनिशिएटिव लिए थे श्रीवास्तव कमेटी में, तो वो क्या थे? कौन सी कमेटी में लिए गए थे? वो लिए गए थे आपके लेड टू द क्रिएशन ऑफ हेल्थ गाइड्स। दूसरा आता है चड्ढा कमेटी। क्या है? चड्ढा कमेटी। जो चड्ढा कमेटी में लिया गया था मलेरिया वर्कर्स टू लुक आफ्टर फैमिली प्लानिंग वर्क टू। तो जो मलेरिया वर्कर्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के तौर पर भी काम करना है। फिर थी करतार सिंह कमेटी, तो इन्होंने जो MPW है इसके लिए काम किया था। जंगलवाला कमेटी ने क्या किया था? इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको याद नहीं होता है कि कौन सी कमेटी ने क्या किया था। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स भी है, साउंड रेफरल सिस्टम और हेल्थ एजुकेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट तो नहीं है इनमें से, वो कौन सा है? जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का एलिमेंट्स नहीं है वो है यहाँ पर साउंड रेफरल सिस्टम। क्या है? साउंड रेफरल सिस्टम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पिलर्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी किसी एक को छोड़कर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो जो 4 प्रिंसिपल हैं उनमें से एक कौन सा नहीं है जो लिखे हुए हैं? तो वो है हेल्थ एजुकेशन। क्या है? हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट वन अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। तो जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन है कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1948 में, 1956 में, 1977 में कि 1978 में? तो अल्मा अटा डिक्लेरेशन जिसके तहत है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और PSC लाए गए थे, सॉरी प्राइमरी हेल्थ केयर, तो कब हुई थी? 1978 में, 1978 में। पर हेल्थ मैन पावर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हेल्थ मैन पावर है यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन में क्या रहेगा? ऑप्शन है डॉक्टर 1 पर 3500 पॉपुलेशन, 3500 जनता पर एक डॉक्टर। ANM 1 पर मोर देन 1000 पॉपुलेशन। लैब टेक्नीशियन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन। फार्मासिस्ट 1 पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो एक हेल्थ मैन पावर मतलब एक डॉक्टर हो गया, ANM हो गई, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हो गया, तो कितनी पॉपुलेशन पर है जो रहेगा? तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का सही दिया हुआ है कि एक लैब टेक्नीशियन पर 10,000 पॉपुलेशन के लिए रहेगा। ये रहा है यहाँ पर नॉर्म्स जो कि सजेस्ट करता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो एक डॉक्टर होता है 1000 जनता के लिए। यहाँ पर ऑप्शन में दिया था 3500, इसीलिए नहीं मार्क किया। दूसरा एक नर्स 1 पर 500 पॉपुलेशन, 500 जनता के लिए। एक हेल्थ वर्कर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो 1 पर 5000 पॉपुलेशन। यदि प्लेन एरिया है तो 5000 में एक, हिली ट्राइबल पहाड़ी इलाका है तो 3000 में। फिर हेल्थ असिस्टेंट आता है मेल या फिर फीमेल में, तो इसमें भी वही हिली और ट्राइबल एरिया आएगा। 30,000 है तो एक, प्लेन एरिया में 20,000 जनता है यदि पहाड़ी इलाके में तब एक। फार्मासिस्ट होता है 10,000 जनता के लिए। लैब टेक्नीशियन होगा 10,000 पॉपुलेशन के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर होती है 400 से 800 के लिए। आशा होती हैं 1000 जनता के लिए। और ट्रेंड डाई होती हैं 1 पर विलेज, एक गांव के लिए। तो ये हो गया पॉपुलेशन नॉर्म्स। नेक्स्ट वन फंक्शन ऑफ PSCR। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क्या फंक्शन है? रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फैमिली प्लानिंग और रेफरल सर्विसेज देना,
बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना कि ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी पीएचसी में, सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत टोटल जो एटलीस्ट 10 सर्विसेज दी जाती हैं वो हैं मेडिकल केयर, एमसीएच जिसमें फैमिली प्लानिंग भी होगी, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होगा कि जो भी डेथ रेट हो गई, बर्थ रेट हो गई, आईएमआर हो गई, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, पूरा वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाना। हेल्थ एजुकेशन देना, नेशनल प्रोग्राम्स जो हेल्थ प्रोग्राम्स उनके बारे में बताना, रेफरल सर्विसेज देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना हेल्थ वर्कर को, लोकल दाइस को, और बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। तो बेसिक क्या है इंडिया में फंक्शन है प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स के। नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इंक्लूड। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का क्या काम है? विजिट 4 सब सेंटर पर मंथ, कलेक्शन ऑफ अ ब्लड सैंपल, कंडक्ट 50% डिलीवरी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का काम है कि एटलीस्ट 50% डिलीवरीज को कंडक्ट करवाना। क्या करवाना? हेल्प करवाना। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एक्सेप्ट। तो सभी स्टेट की, एक राज्य की जिम्मेदारी है हेल्थ को लेके, किसी एक को छोड़कर। वाइटल स्टैटिक्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर एंड देयर हेल्थ बॉडीज, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। एक जो राज्य सरकार है वो क्या काम, सब काम करेगी किसी एक को छोड़कर। तो राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करवाएगी, एडल्ट्रेशन मिलावट हो रही है तो उसमें हेल्प करेगी कि उसको बचाया जा सके मिलावट से, सभी चीज़ों से कोई भी सामान बिक रहा हो मिलावटी, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करने का काम करेगी। लेकिन जो रिसर्च हो रही है रिसर्च सेंटर में और जो अलग अलग जगह रिसर्च हो रही है वो काम करना स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का भी नया कॉन्सेप्ट आया है, तो वो क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्वालिटेटिव इंक्वायरी या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है जो नया कॉन्सेप्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर का? वो है क्वालिटेटिव इंक्वायरी। क्या है? क्वालिटेटिव इंक्वायरी। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ हेल्थ वर्कर मेल। तो एक मेल हेल्थ वर्कर के सभी काम है, किसी एक कुछ सब कौन से काम होंगे मेल हेल्थ वर्कर के? स्पुटम कलेक्शन, ORS डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट्स का सुपरविजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एक मेल हेल्थ वर्कर है सभी काम करेगा MPW। तो यहाँ पर स्पुटम कलेक्ट भी करेंगे आप, ORS डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, डॉट्स जो थेरेपी दी जा रही है TB के मरीज में उसको भी सुपरवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अ फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का क्या काम नहीं है? मलेरिया सर्वेलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, इम्यूनाइजेशन या फिर डॉट्स एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर बताया जाएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI को कैलकुलेट करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ नहीं किया जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम या फिर सोशल इनइक्वालिटी। क्या चीज़ है जो यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती है? किसके लिए? HDI के लिए। तो जो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा HDI इंडेक्स के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, वो है यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी। क्या है? सोशल इनइक्वालिटी। तो सबसे पहला HDI इंडेक्स है, याद रखें यदि फर्स्ट HDI इंडेक्स पूछते हैं आपसे 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्रिएट किया था। लेकिन आफ्टर दैट हर साल जो HDI की रिपोर्ट है या फिर हम ये कह सकते हैं कि HDI इंडेक्स का जो अलग अलग देशों का HDI इंडेक्स है कौन पब्लिश करता है रिपोर्ट? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो HDI इंडेक्स की रिपोर्ट है हर साल कौन रिलीज करता है? UNDP।
इसमें यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स भी यही रिलीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर जो HDI है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मतलब जिस देश का HDI इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो देश उतना क्या है, सक्सेसफुल है, मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही है वहाँ की। तो ये डिपेंड करता है आपके लाइफ स्पैन पर कैपिटल इनकम पर, एजुकेशन पर। तो ये क्या हो गया, HDI इंडेक्स के कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर 2022 की बात करते हैं हम, तो सबसे अच्छा HDI यदि हाई रैंक जाती है HDI इंडेक्स की, मतलब क्या है, वो देश हर एक चीज़ में सक्षम है, पर कैपिटल इनकम अच्छी है, रहन सहन अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है। तो जो कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड सबसे हाईएस्ट HDI रैंकिंग में रहे हैं। 2022 की जो रिपोर्ट आई है UNDP ने रिलीज़ की है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सबसे लोएस्ट की बात करते हैं हम, तो नाइगर, साउथ सूडान, अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब क्या है, लोएस्ट में आएंगे। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री है। यदि बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री का HDI कैसा होगा, तो यहाँ का हाई नहीं होगा। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। स्पेशली इंडिया के बारे में हम बात करें तो इंडिया है जो इसकी जो रैंक है वो क्या हो गई है, 132 आई है। आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ की जो लिस्ट रिलीज़ की गई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी आई है, 132। 191 देशों में से ये कितनी आई है, 32। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसका जो HDI यदि हम निकालते हैं HDI इंडेक्स का, तो इसकी जो नंबरिंग है वो कितनी होती है, वो आपको एग्जाम में बात करें मेजरिंग की तो ये होता है 0 to 1 में। HDI पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है UNDP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 130 था 2020 में, लेकिन अभी ये कोविड के बाद है जो क्या हो गया है, कोविड-19 के बाद कितना हो गया, 132 हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल्स आर स्टोर्ड इन। तो जो वैक्सीन का स्टोरेज है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, PSC में, कहाँ पर स्टोर करके रखी जाती हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम में या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में PSC में जो वैक्सीन स्टोर करके रखी जाती हैं ILR में, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितना टेम्परेचर पे सेट करके रखी जाती हैं, तो वो होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। यदि टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, -15 से 25 डिग्री सेल्सियस। ओरल पोलियो वैक्सीन का यदि आपको एग्जाम में आता है तो वो होता है -20 डिग्री सेल्सियस, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे यदि वैक्सीन का स्टोरेज कहें हम, कितना होगा यहाँ पर, -20 डिग्री सेल्सियस। वॉक इन कोल्ड रूम, मतलब जो वैक्सीन आप लेके चलते हैं कहीं पर भी, 4 से 6 वायल लेके जाना है गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप में, तो वहाँ पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। कोल्ड बैग्स और वैक्सीन कैरियर, जनरली वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम वैक्सीन लेके जाना है आपको, सब सेंटर पे यदि आपको वैक्सीन लेके जाना है तो कोल्ड बॉक्स या फिर वैक्सीन कैरियर लेके आप जा सकते हैं। जैसे आपने OPV पिलाने वाले, ओरल पोलियो वैक्सीन जब पिलाई जाती है स्कूल वगैरह में या फिर किसी गवर्नमेंट सेंटर में बाहर बिठा के जो पिलाते हैं ANM या फिर स्टाफ नर्स वाले, वो इस तरीके का कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर है जो यूज़ करते हैं। तो ये किसके लिए, सब सेंटर के लिए। तो मेनली आपको याद रखना है, PHC में पूछे तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री के सेल्सियस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछे तो -20 डिग्री पे, और जो OPV है तो वो भी -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक और असेस द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए? इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, डायल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर या फिर थर्मामीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए, कोल्ड चेन का मतलब है कि वैक्सीन प्रॉपर तरीके से स्टोर है या नहीं, ख़राब तो नहीं हो रही है, उन सभी चीज़ों के लिए तो वो क्या है, डायल थर्मामीटर इस तरीके से रहेगा जो कि कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच डाइल्यूशन इज यूज्ड इन मीजल्स वैक्सीन। तो मीजल्स वैक्सीन ड्राई फॉर्म में है तो कौन सा डाइल्यूशन यूज़ किया जाएगा उसको डाइल्यूट करने के लिए?
डिस्टिल वाटर, वाटर, नॉर्मल सलाइन या फिर ग्लूकोज 5%। तो मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए हमेशा 9 महीने जब कंप्लीट एज हो जाए तब दी जाती है वैक्सीन। सेकेंड डोज में 3 महीने का गैप दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन के लिए जो डाइल्यूशन यूज़ होगा वो होता है डिस्टिल वाटर। कौन सा? डिस्टिल वाटर। हमेशा मीजल्स वैक्सीन यदि रिकॉन्स्टिट्यूट डाइल्यूट फॉर्म में रखी है तो ओनली 4 आवर तक ही यूज़ करना है, इसके बाद यूज़ नहीं करना है। कभी भी 4 घंटे से ज़्यादा यदि आपने डाइल्यूट करके रख ली वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन 4 घंटे से ज़्यादा हो जाती है तो नहीं देना है, अदरवाइज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप होगा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मीजल्स वैक्सीन में यदि आपने डिस्कार्ड नहीं की वैक्सीन 4 घंटे से ज़्यादा का रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, डाइल्यूशन हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डिस्कार्ड करना। और यदि वैसे ही आपने लगा दी, इंजेक्ट कर दी, तो मरीज को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा। किस बैक्टीरिया की ग्रोथ से? स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ के कारण। ऑब्जर्व्ड ऑन, तो हम हर साल है जो नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं? ऑप्शन में यहाँ पर 14 नवंबर, 14 सितंबर, 12 नवंबर या फिर 14 दिसंबर को यहाँ पर नेशनल चिल्ड्रंस डे की बात की जा रही है। नेशनल चिल्ड्रंस डे आप कब मनाते हैं? तो नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 14 नवंबर को, 14 नवंबर को। नेशनल चिल्ड्रंस डे का मतलब भारत में बस मना रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही है, ओनली इन इंडिया। तो हम मनाते हैं कब? 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। अब यहाँ पर यदि वर्ल्ड और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की बात करें जो कि 1954 से मनाते आ रहे हैं हम, कब? 20 नवंबर को। 2 चीज़ें याद रखें, यदि आपको पूछे नेशनल चिल्ड्रंस डे तो आपको कहना है 14 नवंबर, लेकिन पूरे विश्व में जो बाल दिवस की बात की जा रही है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, तो वो मनाते हैं हम कब? 20 नवंबर को। पहली बार हमने स्टार्ट किया था कब? 1954 से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द स्कीम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन। ये क्वेश्चन MPCHO के एग्जाम में आ चुका है 2022 में, सेम्स के थ्रू जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सिंबल दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था आपका MPCHO की मैं बात कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको आया था जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है लूप को लेके। दूसरा यहाँ पर है, आपको ये आया था दूसरे सेट में इमेज आई थी, तो किसका सिंबल है? ICDS, IMNCI, मिशन इंद्रधनुष या फिर रेड क्रॉस का। तो यहाँ पर किसका सिंबल दिख रहा है? ये सिंबल है ICDS का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का। सेम है जैसे ही सिंबल आया था एग्जाम में आपको। और इसके तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है उनको बेनिफिशियल ग्रुप है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं वो यहाँ पर, और जो भी फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है, रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब फर्टाइल एज में 15 से 44 साल तक की उम्र की। और जो एडोलेसेंट गर्ल को सिलेक्टेड ब्लॉक्स में रखा गया है। इसमें किया क्या जाता है? तो वही है, इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी, न्यूट्रिशन दिया जाएगा, बच्चों को है जो आंगनवाड़ी में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं वो सब ICDS स्कीम में आपकी इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि इस ICDS स्कीम में जो ग्रुप यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं जो आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड हो वही यहाँ पे आपके आएंगे। तो सीधा सा आपको एग्जाम में एक तो ICDS के बेनिफिशियर्स पूछे जा सकते हैं, दूसरा क्या इसमें किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन होगा, तीसरा यहाँ पे आपका होगा कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में, चौथा आपको इसका सिंबल याद रखना है कि ये क्या है। और जो IMNCI से आपको आता है ग्रीन पिंक येलो वाला मैनेजमेंट पूछा जाता है कि ग्रीन है मतलब OPD में ट्रीट करेंगे कि होम में, पिंक है मतलब अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत है, और येलो है दैट मीन्स OPD में बच्चा ठीक हो सकता है। मिशन इंद्रधनुष आया था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाना है। क्लियर? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना पूछी जाती है तो हेनरी डोनाल्ड ने की थी कब? 1920 में। आपको बेसिक यहाँ पे यही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना है जो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछा जाता है यूनिसेफ का, तो ये कहाँ पर है? जनेवा में। तो जनेवा में तो किसका है?
जेनेवा में WHO का, रोम में FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, स्विट्जरलैंड में कि न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात की जा रही है वो कहाँ पर है, वो है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी इसकी कब, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें यदि एक और क्वेश्चन आपको आता है कि जो यूनिसेफ का काम क्या है, जितने भी जो बच्चे हैं यूनिसेफ उन बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा उनकी एजुकेशन पर, उनके देख रेख पर, इन सभी चीज़ों पर काम करता है कौन, यूनिसेफ। इसका लोगो यदि पूछा जाता है तो इस तरीके से होगा आपको, एक तो WHO का भी पूछ सकते हैं या फिर यूनिसेफ का पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगों की यदि बात करें तो ये दो, ILO का लोगो भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट, मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस या फिर PCV का मतलब है न्यूमोकोकल वैक्सीन, निमोनिया के लिए जो दी जाती है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं रेनबो में, 7। पहले यहाँ पर 7 वैक्सीन थी, लेकिन आफ्टर दैट यहाँ पर 4 वैक्सीन को और इंक्लूडेड किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में कितनी वैक्सीन इंक्लूडेड है, अब हो गई हैं 11, टोटल 11, पहले 7 थी अकॉर्डिंग टू कलर के, बट 4 और ऐड की गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, कौन सी, न्यूमोकोकल वैक्सीन और PCV वैक्सीन। तो मिशन इंद्रधनुष का एम क्या था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीनेट करना, एज वेल एज जो प्रेग्नेंट वुमेन है। पहले यहाँ पर 7 वैक्सीन थी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज थी अकॉर्डिंग टू रेनबो और इंद्रधनुष के 7 रंगों के हिसाब से। वो थी डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टिटनस मतलब DPT हो गए यहाँ पर, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस B। तो यहाँ पर क्या थी, 7 कलर के हिसाब से 7 प्रिवेंटेबल डिसीज थी वैक्सीन के थ्रू, लेकिन इसमें 4 और ऐड की गई, रोटावायरस, मीजल्स एंड रूबेला MR, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस एंड IPV। तो यहाँ पर 4 और ऐड की गई, तो टोटल अब 11 वैक्सीन इंक्लूडेड हो गई हैं किसमें, मिशन इंद्रधनुष के तहत जो वैक्सीनेशन है उसमें। नेक्स्ट वन, द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन, PSC में वैक्सीन कहाँ स्टोर की जाएंगी, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब PHC में वैक्सीन को कहाँ स्टोर किया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको कई बार आया है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन के स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर क्या है, तो वो है ILO, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक, कितना, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर यदि बात करें हम तो -15 to 25 डिग्री सेल्सियस तक है, क्या है, -15 to -25 डिग्री सेल्सियस तक। OPV वैक्सीन स्टोर की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर -20 डिग्री सेल्सियस पर। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में आता है ILO का टेम्परेचर पूछा जाता है, OPV कितने टेम्परेचर पर रखी जाती है। वॉक इन कोल्ड रूम WIC, गवर्नमेंट मेडिकल शॉप है जो वहाँ पर टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, तो वो जनरली कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, सब सेंटर के लिए बस। वैक्सीन कैरियर या फिर वैक्सीन को ले जाना है कोल्ड बॉक्स में, तो कहाँ के लिए है, सब सेंटर के लिए। मेनली आपको यदि एग्जाम में वैक्सीन की स्टोरेज की बात करें तो मीजल्स पूछी जाती है, OPV पूछी जाती है। दूसरा, कौन सी वैक्सीन 4 घंटे के बाद डिस्कार्ड करनी है, क्यों नहीं लगानी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन वाला जो एक क्लास है सेपरेट, उसमें ऐड भी किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन। तो रोटावायरस वैक्सीन का रूट क्या है, एडमिनिस्टर करने का रोटावायरस वैक्सीन का रूट क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर
IM सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या फिर ओरल। तो रोटा वायरस वैक्सीन हमेशा दी जाती है 6, 10 और 14 वीक्स की एज में, जब बच्चे को पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है तब। दूसरी चीज़, इसकी 5 बूंद दी जाती हैं, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन की ओरली 2 बूंद दी जाती हैं, OPV की 2 बूंद जिंदगी की, वैसे ही रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है डायरिया के लिए, क्योंकि रोटा वायरस है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरिया के लिए। वैक्सीन दी जाती है डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो रूट पूछे तो वो होता है ओरल, कितना 5 ड्रॉप्स ओरली दी जाती हैं। का हमारा जो कि NHM CHO एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है, या तो आपको इसका प्रोग्राम पूछ सकते हैं आप, और साथ ही साथ जो भी लोग ANM या CHO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि पेपर्स की PDF परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके PDF को परचेस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कई क्लासेस में कहा है, कितने चीप प्राइस पर आपको कहीं पर भी इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। कहीं पर 150 है तो कहीं 200, कहीं पर 2-2 हज़ार रुपये तक PDF के चार्ज लगाए जाते हैं। और कोई भी आप नर्सिंग की बुक लेते हैं स्पेशली पेपर्स को लेके तो 600 से 700 की बुक आपको आएगी। और जो भी लोग यदि यहाँ पर एक PDF लेते हैं कि आपने 30 पेपर का सेट लिया, 299 रुपये चार्ज यदि आपको पे होता है, और आप जिन भी पेपर्स की PDF प्रिंट कराना चाहते हैं करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही क्लियर फॉर्मेट रहने वाला है। जो भी लोग लेना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन PDFs को परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स आर गिवन टू प्राइवेट डॉक्टर्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर। तो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है प्राइवेट डॉक्टर को, स्पेशली प्राइवेट क्लिनिक पे कोई भी मेडिसिन फ्री में नहीं मिलती, लेकिन जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं या फिर जो भी एनीमिया वाले आए तो उनको प्रोवाइड कराना। तो किस प्रोग्राम के तहत कराया जाता है, NRHM, CSSM दैट मीन्स चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना या फिर वंदे मातरम स्कीम। किस योजना के तहत है जो आयरन और फॉलिक एसिड है जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता है, वो भी प्राइवेट डॉक्टर्स में। तो वंदे मातरम स्कीम क्या है, वंदे मातरम स्कीम 9 फरवरी 2004 को लॉन्च की गई थी अहमदाबाद में। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च की थी इस स्कीम के लिए कि जो हमारे देश के अलग अलग स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जितने भी फ्री क्लिनिक्स हैं वहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाना। तो इस स्कीम का जो मेन आपको याद रखना है वो यही है कि ये पहली स्कीम है जिसके तहत फ्री आयरन फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाना था, वो है वंदे मातरम स्कीम, और ये लॉन्च हुई थी 9 फरवरी 2004 को। CSSM है जो RCH में कन्वर्ट हो गया था आफ्टर दैट, ये आपको एग्ज़ाम में आता है। NRHM भी आपको एग्ज़ाम में आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और साथ ही साथ चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो आपको NRHM ये सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट वन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर अ 45 kg मॉडरेट वर्किंग लैक्टेटिंग मदर इज। माँ यदि कोई भी नर्सिंग मदर है, मतलब लैक्टेटिंग मदर है, फीड कराती है अपने बच्चे को, वेट है उसका 45 ग्राम। मॉडरेट वर्कर है, मॉडरेट का मतलब है कि थोड़ा बहुत काम भी करती है, तो यहाँ पर उसको कितना प्रोटीन की ज़रूरत होगी पर डे, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम या फिर 80 ग्राम। तो यहाँ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो होगी, जनरली पड़ती है 65 ग्राम की, लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन में 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम या फिर 80 ग्राम। कितनी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो होगा यहाँ पर 70 ग्राम प्रोटीन। इतना 70 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि मॉडरेटली वर्किंग मदर है, लैक्टेटिंग है, बच्चे को फीड कराती है, तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो होगी यहाँ पर 70 ग्राम। नेक्स्ट वन, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ अ पर्सन डिपेंड अपॉन। किसी भी पर्सन का डाइटरी अलाउंस मतलब RDA किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एज एंड जेंडर, एज, जेंडर एंड फिजिकल वर्क,
एज एंड फिजिकल वर्क या फिर एज पर। तो आईडीए डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, जेंडर मेल है या फीमेल है, और आप किस तरीके का काम करते हैं, खा पी के पड़े रहते हैं या मजदूरी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं आप, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई एक जो फार्मर है जो खेत में काम कर रहा है उसका खाना पीना देखिए, और जो एक बैठ के काम करने वाला है या कोई टीचर ही है तो उसकी डाइट देखिए, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। फार्मर में उसकी डाइट अच्छी रही, क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जेंडर की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल को ही देखिए। एज से बिल्कुल मैटर करता है कि आप 5 साल के बच्चे को देखिए और अपने आप को देखिए डाइट में। तो यहाँ पर क्या है, डाइटरी अलाउंस इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एज, जेंडर एंड फिजिकल वर्क। नेक्स्ट इज इन हाई ब्लड प्रेशर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक होती है जो हाई नंबरिंग रीडिंग और डायस्टोलिक होती है लोअर नंबरिंग रीडिंग। नॉर्मल होता है 120/80 mm/Hg। अब यहाँ पे कहा है कि यदि बीपी बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी कैसा होगा, 90 and 140 mm/Hg, 140 and 90, 70 and 130 या फिर 110 and 70। पहली चीज़, सिस्टोलिक बीपी का मतलब है हाईएस्ट रीडिंग जो कि होती है नॉर्मली 120, लेकिन जब बीपी बढ़ता है तो ये कितनी हो जाती है, 140। कितना, 140, मतलब अब 120 गया, मतलब बीपी बढ़ रहा है। फिर डायस्टोलिक में, तो डायस्टोलिक होता है नॉर्मली कितना, 80, तो ये कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो 140 और 90, मतलब 140 सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक है कितना, 90। नेक्स्ट वन, टू ट्रीट विच डिसीज यूज ऑफ आयोडीन सॉल्ट। कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए आयोडीन युक्त नमक यूज़ किया जाता है, मलेरिया, मम्प, टीबी या फिर ग्वाइटर। किसके लिए आप आयोडीन युक्त नमक यूज़ करेंगे, तो सीधा सा जवाब होना चाहिए आपका ग्वाइटर। या फिर ये पूछा जा सकता है कौन सा मिनरल जरूरी है ग्वाइटर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या होगा, वो होगा आयोडीन। हु कैन नॉट डोनेट आइज, कौन है जो अपनी आंखें डोनेट नहीं कर सकता है, पर्सन हु वियर्स ग्लासेस, पर्सन हु हैज़ कैटरैक्ट, पर्सन हु हैज़ अंडरगोन आई सर्जरी। तो आपने ऑर्गन डोनेशन नाम सुना होगा, आफ्टर द डेथ है जो बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, ऑर्गन डोनेट फैमिली मेम्बर्स की, जो फैमिली मेम्बर्स यदि चाहें तो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। लेकिन नाउअडेज पहले से ही लोग हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग पॉलिसी रूल्स हैं, पहले से ही मरने के पहले ही है जो अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। आफ्टर डेथ की जब भी मेरी डेथ हो तो मेरे बॉडी के पार्ट डोनेट कर दिए जाएं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पर्सन है जो अपनी आंखें डोनेट नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोग जो ग्लासेस पहनते हैं, ग्लासेस आप कब पहनेंगे, जब आपके लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। तो यहाँ पे जिनकी लेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो क्या कहें, ग्लासेस पहन रहे, चश्मा लग गया, तो वो लोग यहाँ पे अपनी आंखें दान नहीं कर सकते। दूसरा, जिसको कैटरैक्ट हुआ हो, मतलब उनके लेंसेस ऑलरेडी क्या है, मोतियाबिंद जिसको आप कहेंगे, ओपेसिटी छा गई हो, तो वो भी दान नहीं कर सकते। जिनकी कभी भी आई सर्जरी हुई हो, आँखों की सर्जरी तभी होगी जब आपकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, ना कि ऐसे ही। तो यहाँ पर जिनकी आँखों की सर्जरी हुई हो तो वो भी नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें ये सभी हैं जो अपनी आँखें दान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कोट और एप्रेन ऑफ आशा। आशा वर्कर का जो कोट है या फिर एप्रेन है किस कलर का होगा, ब्लू, पिंक, वाइट या फिर ग्रीन। किस कलर का कोट होगा आशा वर्कर का, तो आशा वर्कर का जो कोट होगा वो होगा कैसा, ब्लू कलर का। एप्रेन और कोट की बात करें कैसा होगा, ब्लू कलर का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIFS। WIFS का फुल फॉर्म क्या है, वुमेन आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर आपका, क्वेश्चन है WIFS का फुल फॉर्म। WIFS का फुल फॉर्म होगा वीकली आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम। क्या है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत है जो
जो भी हाई प्रेवलेंस एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ हैं यहाँ पर आयरन की टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाना है। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये नेशनल एनीमिया प्रोग्राम के तहत ही इसको लाया गया था। प्रोग्राम का नाम क्या है? WIFS। क्या है? WIFS, जिसमें वीकली आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट है, जो डिवॉर्मिंग टैबलेट है उसके साथ में इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है WIFS प्रोग्राम। इसमें जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। इस प्रोग्राम का जो एम था न्यूट्रिशनल एनीमिया को प्रिवेंट करना। एनीमिया किससे होता है? फॉलिक एसिड और आयरन की कमी से। इसमें 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं जो इंक्लूड किए गए थे। और ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2013 को। याद रखें इसकी डेट, यदि हम बात करें तो इसकी जो लॉन्च डेट है, कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2015 2015 में, सॉरी 2013 में इसको लॉन्च किया गया था 25 जुलाई 2013 को। इसके टारगेट ग्रुप थे, क्या थे? टारगेट ग्रुप थे 10 से 19 साल तक, 10 to 19 ईयर्स। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप वाले क्या थे? इसमें टारगेट ग्रुप थे। अब यहाँ पर वो बच्चे तो गवर्नमेंट म्यूनिसिपल स्कूल में लड़के और लड़कियां जो 6 to 12th क्लास तक को गए हों, कितने? 6 से 12th क्लास तक। यदि आपके लिए क्लास की बात करें तो क्या है? 6 to 12th क्लास, इतनी उम्र में इसी क्लास में पहुंचते हैं, इसीलिए एज है जो दी गई है। नेक्स्ट वन, आयरन डेफिशिएंसी में कॉज। आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया, मरासमस, रिकेट्स या फिर ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। मरासमस है जो, ये क्या है? PEM का है जो एक एग्जाम्पल है। रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी के कारण। ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है विटामिन A की कमी के कारण। विटामिन A की कमी के कारण। और बच्चों में ब्लाइंडनेस का रीजन, सॉरी न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का रीजन क्या है? ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो याद रखें एनीमिया किसकी कमी से होगा? आयरन और फॉलिक एसिड की। मरासमस PEM, रिकेट से विटामिन D की कमी के कारण होने वाली बच्चों में प्रॉब्लम। और ज़ीरोफ्थैल्मिया बच्चों में होता है मोस्टली किससे? विटामिन A की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हाई अल्कोहल कंजप्शन एंड ओबेसिटी में लीड्स विच ऑफ दिस डिसीज। तो यदि आप पड़े पड़े खाने की हैबिट वाले हों, खूब शराब पीते हों, मोटे हों, तो ये किस बीमारी की तरफ ले जाएंगे आपको? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज, हैंसन्स डिसीज या फिर अल्जाइमर्स डिसीज। क्या बीमारी हो सकती है आपको? तो यहाँ पर जो भी लोग हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब अपना खाया पिया और लुढ़क गए, लेट गए और बहुत शराब पी रहे हैं और मोटे भी हैं, तो ये क्या करेंगी? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। अब इसमें या तो आपको ओबेसिटी है ऑलरेडी, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, शुगर हो सकती है, BP की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आपके लिए BP बढ़ने के साथ साथ आपको शुगर होगी, BP होगा, कैंसर होने के भी रिस्क हो जाते हैं जब आप यदि ज़्यादा शराब पी रहे हो तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो सकता है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। हैंसन्स डिसीज़ लेप्रोसी को कहा जाता है। अल्जाइमर आपके मोटापे, अल्कोहल कंजप्शन के कारण नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द प्रोग्राम जिंक इज रिलेटेड टू। प्रोग्राम का नाम क्या है? जिंक प्रोग्राम किससे रिलेट करेगा? निमोनिया, डायरिया, एनीमिया या फिर टिटनस। तो जिंकोनिया आपने नाम सुना होगा। जब परसिस्टेंट डायरिया हो जाता है तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल लेयर क्या है? पूरी छिल जाती है और उस छिली हुई लेयर को क्या करना है? रिकवर करना है। तो जिंक दिया जाता है 14 दिन के लिए। तो यहाँ पर भी वही है कि जो जिंक है किससे रिलेट करेगा? डायरिया से। तो यहाँ पर
हेल्थ फीचर है टैक्स जिंक एंड हेल्थ प्रोग्राम। इनिशिएशन है कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम किया जाए, चाइल्ड मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी को डायरिया से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से, स्पेशली जिंक की कमी के कारण। जिंक की ज़रूरत होती है आपके ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी, लेकिन यदि यहाँ पर जिंक की कमी आपको होती है तो आपके बाल झड़ने से लेके डायरिया होना, बाल झड़ना, वीकनेस होना, तो ये सभी चीज़ें आपको हो सकती हैं। यहाँ पर जिंक किससे रिलेट करेगा? डायरिया से। नेक्स्ट है हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। तो हॉस्पिस केयर है, पैलिएटिव केयर पढ़ी है आपने, हॉस्पिस केयर पढ़ी है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन आपका हॉस्पिस केयर। तो हॉस्पिस केयर है यहाँ पर किसके लिए दी जाती है, किस तरीके की कॉन्सेप्ट है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कार्डियक पेशेंट को कभी भी हॉस्पिस केयर नहीं दी जाती, वरना उनको हॉस्पिटल में रख के ट्रीट किया जाता है। हॉस्पिस केयर का मतलब है ऐसे पर्सन, स्पेशली टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, जो ठीक नहीं हो सकते, बस आपके लिए उनको दुआ करना है और वेट करना है। तो यहाँ पर हॉस्पिस केयर जो कॉन्सेप्ट है किसके लिए है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट आउट, ट्रीटमेंट हो चुका बट कुछ नहीं, फ़ायदा ही नहीं है ट्रीट कराने का। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? हॉस्पिस कॉन्सेप्ट, और यूज़ किया जाता है टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। साइकेट्रिक मरीज है, दिमागी तौर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो हॉस्पिटल में उसको ट्रीट किया जाएगा। घर पे भी साइकेट्रिक पेशेंट को नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये खुद के साथ साथ आपको भी हार्म पहुँचा सकता है। वो कार्डियक वाले हैं तो वो हॉस्पिटल में ही ठीक होंगे। नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। तो यदि सेल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होती है तो क्या कहलाएगी? हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, फिर एनाप्लासिया, क्या कहलाएगी? एक सेल से दूसरे में ये होता है मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया की कंडीशन देखने को किस में मिलती है? जब मेटास्टेटिक कैंसर हुआ हो तब। बिनाइन में एक से दूसरी सेल नहीं बनेगी, लेकिन मेटाप्लासिया होगा किसमें? जो मेटास्टेटिक कैंसर होगा, ट्यूमर होगा। हाइपरप्लासिया में क्या होगा कि जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। हाइपरप्लासिया एक है हाइपरप्लासिया, तो यहाँ पर हाइपरप्लासिया में क्या होगा कि अमाउंट बढ़ेगा उन टिश्यूज़ का, सेल प्रोलिफरेशन होगा, नंबर नहीं बढ़ेगा लेकिन सेल साइज बढ़ेगी। डिस्प्लासिया का मतलब है कि जो एक एबनॉर्मल तरीके से सेल्स की ग्रोथ होना। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग इज। कितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं? 5, 7, 9, 12। ये आपको थोरेसिक पूछ सकते हैं, लंबर पूछ सकते हैं, सर्वाइकल पूछ सकते हैं, सैक्रल पूछ सकते हैं, कॉकेजियल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं? टोटल 12। थोरेसिक कैविटी आपने पढ़ा है, जिस थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स हो गए सिचुएटेड है, हार्ट हो गया आपका, सभी कहाँ हैं? थोरेसिक कैविटी में। तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है? टोटल 12। नेक्स्ट वन, इन अ पेशेंट ऑफ फीवर फास्टेजियम इज टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। यदि किसी मरीज को बुखार चढ़ा हुआ है, बहुत तेज हाई फीवर है, फास्टेजियम टर्म यूज़ किया जाएगा किसके लिए? ऑनसेट ऑफ फीवर, when body temperature has reached its maximum remains constant, when the body temperature is gradually returning to normal, when the body temperature is suddenly returning to normal, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि ऑनसेट ऑफ फीवर, दूसरे में कहा है कि बॉडी टेम्परेचर एक हाई रेंज पे पहुंच के स्टॉप हो जाएगा, वहीं तीसरे में कहा है कि धीरे धीरे नॉर्मल होगा, और चौथे में कहा है कि सडनली नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो फास्टेजियम का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर एक पीक रेंज पर पहुंचकर स्टॉप हो जाना। किसी किसी को 103 डिग्री फ़ारेनहीट, 104 डिग्री फ़ारेनहीट बुखार आता है, यदि फीवर आता है तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? 103 या 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक यदि जाता है, तो यहाँ पर जब वहाँ तक पहुँच के स्टॉप हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा फास्टेजियम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? व्हेन बॉडी टेम्परेचर ही हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स इट्स अ फास्टेजियम।
नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन पेशेंट इज नॉट लाइंग डाउन। तो कौन सी पोजीशन में पेशेंट नहीं लेटेगा? ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन, सिम्स, फॉलोअर्स या फिर रोज। ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन जनरली यूज़ की जाती है ट्रेंड प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए। सिम्स पोजीशन, फॉलोअर्स या फिर रोज। तो कौन सी पोजीशन में मरीज लेटेगा नहीं? सिम्स में लेटेगा, ट्रेंडलाइन वर्क में लेटेगा, लेकिन फॉलोअर्स पोजीशन में हाफ सिट रहेगा, ठीक है, ऐसे बैठे हुए रहेगा, लेकिन लाई डाउन नहीं होगा। तो क्या कहलाएगी? फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहीट टेम्परेचर। कौन सा फॉर्मूला सही है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वो बस मैं आपको बताऊंगी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो ये क्या निकल के आएगा? यहाँ पर आपका निकल के आएगा फ़ारेनहीट में टेम्परेचर। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहीट में टेम्परेचर कैसे निकलेगा? तो वो होगा फॉर्मूला के थ्रू, और वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, व्हेन अ ड्रग इज टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। कौन जो मेडिसिन बेड टाइम देने के लिए लिखी जाती है प्रिस्क्रिप्शन में, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है? AC, HS, OD या फिर SOS। तो SOS का मतलब तो होता है जब नेसेसरी हो, जरूरी हो। स्टेट ऑर्डर का मतलब है कि एक ही बार इमरजेंसी में देनी है। OD का मतलब है वंस अ डे। अब जो बेड टाइम देनी है सोने के टाइम पर, वो कहलाती हैं HS। क्या कहलाएंगी? प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा क्या? HS। दिन में 2 बार लेनी है तो BD, 1 बार लेनी है तो OD। स्टेट ऑर्डर लिखा है मतलब इमरजेंसी में तुरंत देना। SOS का मतलब जब जरूरी हो तब। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट हु कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड डिटरमाइन द मैनेजमेंट प्रायोरिटीज इज कॉल्ड। तो कौन सी प्रोसेस है यहाँ पर? कौन सी प्रोसेस है जो यदि मरीज को जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है ट्रीट करने के लिए, मिराज, लेवाज, ट्रियाज या फिर कोलेज, कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पर? वो कहलाती है ट्रियाज। क्या कहलाएगी? ट्रियाज।